कुछ साल पहले मैं वहाँ विदेश में था, सियाटल में रह रहा था, यूएसए में। माइक्रोसॉफ्ट छोड़ा था मैंने और फिर मैं कुछ भारत के बारे में अध्ययन करने लगा, भारत की सामाजिक स्थिति पर। और तब मेरा मन था कि मैं बच्चों के लिए, गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल चलाऊं जो कि टैलेंटेड बच्चों को गांव से ले और उनके लिए स्कूल चलाए। तो तब मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, मैं स्वयं अंग्रेजी माध्यम में चंडीगढ़ में पढ़ा था और कि बच्चों में कितना टैलेंट है गांव के बच्चों में, तो उसको मैं खोज करने निकला। तो उस खोज के लिए मैं यूएसए से आईक्यू टेस्ट लेकर आया। एक एनएट आईक्यू टेस्ट होता है जो कि केवल सिंबल बेस्ड आईक्यू टेस्ट होता है, सिंबॉलिक होता है, उसमें भाषा का कोई प्रयोग नहीं होता। तो वो आईक्यू टेस्ट लेकर मैं कई जगह घूमा। पहले मैं शहर में गया, जयपुर शहर में मैंने वो आईक्यू टेस्ट दिया। कई गांव में घूमा, उत्तराखंड के गांव में घूमा, राजस्थान के गांव में घूमा, हरियाणा के गांव में घूमा। तो करते करते जो मेरा ड्राइवर था, मुझे सब जगह ले जा रहा था, उसने कहा जी आप सब जगह गए हो, हमारे गांव तो गए नहीं। तो मैंने कहा चलो आपके गांव चलते हैं, आप ले चलो। तो वो खंदोड़ा गांव है, शायद कुछ लोग जानते भी होंगे, रेवाड़ी के पास। तो वो उस गांव में ले गया और वहाँ पे उसने धूल चल रही थी, एक प्राइवेट स्कूल था छोटा सा, और लू चल रही थी, धूल मिट्टी उड़ रही थी, और आवाज़ दे के बच्चों को इकट्ठा किया और वहाँ पे हमने उन बच्चों को आईक्यू टेस्ट दिया। बाद में हमने उसके जब रिजल्ट, नतीजे निकाले आईक्यू टेस्ट के, तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि उस छोटे से खंदोड़ा गांव में 33% of the children were above the 90th percentile in IQ. So 33% of the children were above 90th percentile in IQ. तो इसके लिए पहली बात तालियां बजाएंगे। इसका क्या मतलब? परसेंटाइल का मतलब होता है परसेंटाइल नॉर्म। दिस वाज नॉर्म्ड ऑन द यूएस स्केल। सो नॉर्म बनाया हुआ था कि परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि केवल 10% बच्चे 90 परसेंटाइल से ऊपर होने चाहिए, एवरेज अगर हो। तो वो गांव में 33% बच्चे आपके 90 परसेंटाइल से एवरेज थे, यानी कि नॉर्मल एवरेज से 3 गुना ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चे वहाँ पे मिले। और दूसरे आश्चर्य की बात आपको होगी कि मैंने जैसे जयपुर में और कुछ भारत के शहरों में भी टेस्ट दिया, अपनी मेरी बेटी वहाँ पे अमेरिका में पढ़ रही थी, उसके स्कूल में भी टेस्ट दिया। जो भारत के गांव का बच्चा था वो आईक्यू में भारत के शहर के बच्चे से और अमेरिका के बच्चे से ज़्यादा अच्छा निकला। और मैं किसी अजीबोगरीब बाहर के गांव की नहीं बात कर रहा, मैं यहाँ हरियाणा के गांव की बात कर रहा हूँ। तो ये हरियाणा के गांव की बात कर रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि जिस धरती पे अगर हम हैं, जहाँ से आप आए हो, जो हमारे आसपास के बच्चे हैं उनमें होशियारी में कोई कमी नहीं है। हमारे बच्चे उतने ही होशियार हैं, उससे ज़्यादा ही होशियार हैं जितने बाकी सब जगह पाए जाते हैं। तो अगर इतने होशियार बच्चे हैं तो हम दुनिया की चोटी पर क्यों नहीं पहुंच रहे? हमारा देश विकास की चोटी पर क्यों नहीं पहुंच रहा? अभी भी क्यों गरीबी है? तो इस खोज के लिए फिर मैं इस विषय पे आ गया, भाषा के माध्यम की। और वो भाषा के माध्यम के विषय पे भी इसलिए आया क्योंकि जब ये खंदोड़ा गांव में मैंने बात की, जो वहाँ पे प्रिंसिपल थे स्कूल के, मैंने कहा आपके बच्चे इतने होशियार हैं, ये तो बहुत आगे जाएंगे, इनका क्या भविष्य है? तो प्रिंसिपल ने मुझे बोला जी मैं क्या बताऊँ, बच्चे तो बड़े बड़े तेज हैं, लेकिन ना अंग्रेजी नहीं समझ आती, गणित में तो बड़े तेज हैं। तो 8वीं के बाद ये बच्चे मेरे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। 8वीं के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं क्योंकि आगे की सारी पढ़ाई अंग्रेजी में, कंपेटिटिव एग्जाम अंग्रेजी में, और उनको बड़ी दिक्कत आती है। आप सब में से किसी को ऐसी समस्या शायद आई हो, अंग्रेजी की परेशानी किसी को आती है यहाँ पे? कुछ बच्चों को आती है। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि भी अंग्रेजी के कारण कठिनाई हो रही है, उनको आगे पढ़ने की कठिनाई है और इतनी अच्छी गांव के बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती कई बार। तो फिर मैं थोड़ा सा शोध पे निकला
और तब मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा था। और माइक्रोसॉफ्ट में मैंने एक मेरी टीम थी जो हाइफा में थी, इज़राइल में थी। तो मैं इज़राइल में अपनी माइक्रोसॉफ्ट की टीम का निरीक्षण करने गया, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जो माइक्रोसॉफ्ट मल्टीनेशनल कंपनी है, सॉफ्टवेयर की मल्टीनेशनल कंपनी है, और उसकी जो हाइफा की टीम थी वो सारा का सारा अपना काम हिब्रू भाषा में कर रही थी। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैंने सोचा ये सब अंग्रेजी में कर रहे होंगे, बस क्योंकि हमसे जो ईमेल करते थे वो अंग्रेजी में करते थे, लेकिन जो अपना काम था वो सब हिब्रू भाषा में कर रहे थे। उनका जो पावर पॉइंट्स थी वो हिब्रू भाषा में थी, उनका जो प्रोग्रामिंग के डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स थे, जो सारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स थे, सब के सब वो हिब्रू भाषा में थे। और बाद में मुझे पता लगा जो उनके सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज है टेक्नियन, जो कि दुनिया में सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आता है, वो केवल पूरा का पूरा कॉलेज वो हिब्रू माध्यम पर चलता है। और उसी इज़राइल से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अपने हाई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं, वेपन्स इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी मोदी जी भी शायद जाएंगे वहाँ पर। तो मेरा पहला झटका, एक तो ये गांव की कहानी हुई, फिर मैं जैसे घूमा तो ये मेरे को पता लगता रहा कि जो अलग अलग देश हैं वो अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और ऐसे करते करते मैं लगभग 30-35 देशों में चला गया देखने के लिए कि लोग भाषा का कैसे प्रयोग कर रहे हैं। और मैंने पाया कि कोई भी देश अपनी भाषा को छोड़कर विकसित नहीं हुआ है। कोई भी देश अपनी भाषा को छोड़कर विकसित नहीं हुआ है। सारे जो आपको देश दिखते हैं बहुत अमीर हैं, विकसित हैं, वो सब के सब अपनी भाषा के आधार पर ही विकसित हुए। ये कुछ उदाहरण है, जैसे ये राइट में का है, ये हिब्रू भाषा में टेक्नियन है, उसकी वेबसाइट पे चला जाओगे तो आपको ऐसा मिलेगा। वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो है जो कि मेडिसिन में बहुत आगे है। टोक्यो के यहाँ पे कई नोबेल प्राइज विनर्स आए हुए हैं, लेकिन सब की सब उनकी मेडिकल की पढ़ाई जापानी भाषा में होती है। जो साइंस में वो नोबेल प्राइज विनर्स भी जीत रहे हैं, उनका सारा का सारा रिसर्च जापानी भाषा में हो रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे जर्मनी में एडवांस रोबोटिक्स का काम हो रहा है, वो सारा का सारा जर्मन भाषा में अपना एडवांस रोबोटिक्स का काम कर रहे हैं। और अगर आप पेरिस के टॉप मैनेजमेंट स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे जो MBA का प्रोग्राम है वो फ्रेंच भाषा में चल रहा है। तो आप दुनिया में अलग अलग देश जो बहुत समृद्ध हैं उन देशों में जाओगे तो आप पाओगे कि सब के सब देश अपनी भाषा के आधार पर ही विकसित हुए हैं। और भारत में भी दूसरा ये भ्रम है कि सब लोग, क्योंकि आजकल भारत की व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि सब लोग अंग्रेज़ी पढ़ना चाहते हैं, सब लोग अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं। और वो व्यवस्था के कारण स्वाभाविक ही है कि सब लोग चाहेंगे, क्योंकि आगे अगर आपको जाना है तो भारत में ऐसा हो गया कि आपको अंग्रेज़ी सीखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप वास्तविकता देखें तो अगर भारत में आप अंग्रेज़ी के अखबार देखें तो अखबार पढ़ने वालों में भी केवल 10% के करीब ही हैं जो अंग्रेज़ी का अखबार पढ़ते हैं। 90% अंग्रेज़ी का अखबार नहीं पढ़ते। तो जब उनके पास विकल्प होता है, जब उनके पास ऑप्शन होती है, तो लोग अंग्रेज़ी नहीं पढ़ते, वो अपनी भाषा में पढ़ते हैं। लेकिन जब कोई ऑप्शन नहीं है, जब आपकी सारी की सारी शिक्षा व्यवस्था अंग्रेज़ी में है, उच्च शिक्षा अंग्रेज़ी में है, तो फिर आपको अंग्रेज़ी में पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे करते करते मैं जब सब देशों में गया और मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया, आप भी जा सकते हो। अगर आप टॉप 20 कंट्रीज लो दुनिया के GDP पर कैपिटा में, सबसे अमीर देश, 20 सबसे अमीर देश देखो GDP पर कैपिटा में, तो आप पाएंगे कि 20 के 20 अपनी भाषा में शिक्षा और व्यवस्था चला रहे हैं। उच्च शिक्षा उनकी अपनी भाषा में चलती है, मेडिकल की पढ़ाई उनकी अपनी भाषा में होती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अपनी भाषा में होती है। और इन 20 में से केवल 4 देश ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी का प्रयोग करते हैं। बाकी 16 जो सबसे अमीर देश हैं दुनिया में, उसमें से 20 में से 16 ऐसे हैं जो अपनी अंग्रेज़ी, जो अन्य भाषा का प्रयोग करते हैं, अंग्रेज़ी का प्रयोग नहीं करते। मज़ेदार बात, अगर आप सबसे गरीब 20 देशों को देखोगे तो सबसे गरीब 20 देशों में 18 ऐसे हैं जो अपनी भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे। जो उच्च शिक्षा में अपनी भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे 18 ऐसे देश हैं। और उन 20 देशों में से अंग्रेजी व्यवस्था या अंग्रेजी शिक्षा अधिक देशों में है। 6 देशों में अंग्रेजी की शिक्षा चल रही है,
जबकि सबसे अमीर देशों में केवल 4 देशों में अंग्रेजी की शिक्षा है और बाकी 16 देश अपनी अपनी भाषा में काम चल रहे हैं। और जो 20 सबसे गरीब देश हैं उसमें 20 के 20 अपनी भाषा में काम नहीं कर रहे हैं, या अंग्रेजी में कर रहे हैं, या स्पेनिश में कर रहे हैं, पोर्चुगीज में कर रहे हैं, किसी अन्य कॉलोनियल भाषा में काम कर रहे हैं, लेकिन जो जन भाषा है उसमें वो काम नहीं कर रहे जो गरीब देश हैं। तो भाषा का और डेवलपमेंट का जो नाता है, इसके बारे में भी और हमें शोध की आवश्यकता है। हमने भारत में क्या मान लिया है, क्या माना है हमने भारत में कि विकास के लिए इंग्लिश चाहिए, है ना। इंग्लिश अगर सीखेंगे तभी विकास होगा, जबकि जो वास्तविकता है वो उसके विपरीत है। जब अपनी भाषा में शिक्षा लाएंगे तब विकास होगा, जब अपनी भाषा में हम पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी सीखेंगे तब विकास होगा। और ऐसे अलग अलग देशों में जब मैं गया तो मैंने वैसे देखा कि सब लोग, चाइना में, जापान में, कोरिया में, सब लोग अपनी भाषा के आधार पर काम कर रहे हैं। एक और मजेदार कहानी, जब यूरोप बहुत समृद्ध हुआ तो यूरोप में भी एक परिवर्तन आया। आपको जानकर शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, यूरोप की उच्च शिक्षा मिडीवियल टाइम में लैटिन में चलती थी। यूरोप की उच्च शिक्षा लैटिन में चलती थी, अंग्रेजी में, फ्रेंच में, जर्मन में नहीं होती थी, केवल लैटिन में सारी उनकी यूनिवर्सिटीज चलती थी। जब यूरोप ने लैटिन को छोड़कर वर्नाकुलर भाषाओं में, जन भाषाओं में काम करना शुरू किया, तब यूरोप की प्रगति हुई। वहां से यूरोप भी आगे समृद्ध हुआ। और ऐसे आप करते चले जाओगे। जब अरब साइंस, एक टाइम पे जो अरब लोग हैं, उनकी जब विज्ञान में बहुत आगे थे, तो वो हर अनुवादक को, और उनका विज्ञान कहा जाता था, भारत की पुस्तकें आती थी। भारत में गणित बहुत प्रचलित था, विज्ञान बहुत प्रचलित था, चीन की पुस्तकें आती थी, और ये सब अरब देशों में आती थी। और अरब देशों ने, जैसे अलजबरा है, ये अरब देशों ने बनाया। तो एक अनुवादक को अरब देश, जो भारत से पुस्तक आ रही है या चीन से पुस्तक आ रही है, उस पुस्तक का वो माप लेके उसका वेट सोने में देते थे अनुवादक को। उस पुस्तक का इक्वल वेट वो सोने में देते थे, ताकि उसका अनुवाद अरबी भाषा में होता है, ताकि वो समझ पाए और उसको आगे ले जा पाए। तो जिस भी देश में विस्तार हुआ है विज्ञान का, जिस भी देश में नई खोज हुई है, जिस भी देश में रिसर्च में आगे है, वो सब देशों में तब हुआ है जब वो अपनी भाषा में आया है। और वो स्वाभाविक ही है, क्योंकि जो हमारी क्रिएटिविटी है, सृजन शक्ति है, वो सबसे ज़्यादा अपनी भाषा में आगे बढ़ती है। और जो दूसरी भाषा है वो हम समझ भी लें, लेकिन उसमें वो अपनी नहीं बनती, और वो विज्ञान अपना नहीं बनता, वो तकनीक अपनी नहीं बनती, वो हमारी पढ़ाई अपनी नहीं बनती। अच्छा, ये थोड़े से उदाहरण अलग अलग जब मैं गया तो कुछ चित्र दिखा रहा हूँ। ये पहला वाला, बल्कि ये थाईलैंड में था। थाईलैंड में लोग अपने देश को क्या बोलते हैं, थाई प्रत्येक बोलते हैं। हम उनको थाईलैंड बोलते हैं, वो थाई प्रत्येक बोलते हैं। प्रत्येक के प्रदेश से आया है। तो सारे के सारे जो थाई भाषा है वो पूर्ण संस्कृत पे आधारित है, और उसी में वो सारा काम होता है। तो उनका नंबर प्लेट भी आप देखेंगे, ये ब्राह्मी लिपि पे आधारित है, थोड़ी सी हिंदी से मिलती है, देवनागरी से मिलती है। तो ये उनकी नंबर प्लेट है। आगे आप जाएंगे, ये जापान का पुस्तकालय है। अगर आप बिल्कुल लेफ्ट में देखेंगे कोने में, तो एक छोटा सा रोबोट है वहाँ पे। वो बुक्स को चेक इन चेकआउट करने के लिए उन्होंने छोटा सा रोबोट रखा हुआ है, और वो रोबोट जापानी भाषा में बोलता है और काम करता है। और इसी तरह से और जापानी लोग टेक्नोलॉजी में अमेरिका से भी कहीं आगे हैं, जो रोज की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने में। तो मैं जापान की जब लाइब्रेरी में गया तो मैंने देखा ये कंप्यूटर कैसे सीख रहे हैं जापानी लोग। तो ये TCP/IP, अगर कोई कंप्यूटर वाले हों जानते होंगे, ये नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है, नेटवर्किंग के लिए। तो उसकी जो सब पुस्तक है, आप देखोगे कि वो उस जापानी भाषा में है। राइट साइड पे ये प्रोग्रामिंग पुस्तक है, C++ प्रोग्रामिंग की पुस्तक है। इसमें थोड़े से कीवर्ड्स हैं केवल अंग्रेजी में, आप यूजिंग नेम्स पे स्टैंडर्ड इंट में देखेंगे, लेकिन जो सारी की सारी उसका व्याख्यान है वो सबका सब जापानी भाषा में है। और इसी तरह से वो लोग टेक्नोलॉजी और वो सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। जब वो जापानी लोग पूरे विश्व, जापानी लोगों को भ्रमण का बहुत शौक है, तो वो पूरे विश्व में जाते हैं, भ्रमण करते हैं, टूरिज्म करते हैं, और हमेशा उनके कैमरे साथ होते हैं, उनको फ़ोटो खींचने का बहुत शौक है। लेकिन
उनकी जो पुस्तकें हैं जो बताती हैं पर्यटन के बारे में और देशों के बारे में, वो पुस्तकें भी केवल जापानी भाषा में हैं। और अक्सर वो जाएंगे तो टूर गाइड होगा या कोई गाइड होगा, उनको शायद अंग्रेजी आएगी, लेकिन आपस में उनको अंग्रेजी बोलने की कोई आवश्यकता नहीं लगती, पूरी दुनिया में वो भ्रमण करते हैं। ये कौन सी भाषा है? हाँ, चाइनीज। आप लोग पढ़ते हो चाइनीज? झट बता दिया आपने। अच्छा, ये आईआईटी स्टूडेंट्स को तो समझ नहीं आया, आप यहाँ तो ज़्यादा ही होशियार होंगे। मैं उनसे पूछता था, वो थोड़ा सोचते थे कौन सी भाषा है। हाँ, तो ये चीनी भाषा है। तो अभी पुस्तक कौन सी है? बाइट ऑफ पाइथन। पाइथन क्या होता है? प्रोग्रामिंग की भाषा होती है। हाँ, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा। स्नेक नहीं होता, स्नेक भी होता है, लेकिन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा होती है। और ये बाइट ऑफ पाइथन सांप की बाइट नहीं है। ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए पाइथन भाषा, कंप्यूटर भाषा सीखने के लिए ये है। और मज़ेदार बात, ये जो पुस्तक है, ये मूल पुस्तक अंग्रेजी में भारतीय ने लिखी है। तो चीनी लोग क्या कर रहे हैं कि भारतीय की अंग्रेजी में पुस्तक लेके उसको चीनी में अनुवाद करके वो बहुत जल्दी ही प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। और हम लोग वही भारतीय अपनी भाषा में कोई पुस्तक नहीं लिख रहे प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए। और ये सवाल मेरे को बहुत आता है, मैं बहुत लोगों से जब बात करता हूँ तो वो कह रहे हैं जी कि सब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में हमको जॉब चाहिए तो अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, अंग्रेजी से ही जॉब चलता है मल्टीनेशनल कंपनी में, तो मल्टीनेशनल कंपनी में कैसे काम होगा। तो पहली बात तो अगर आप अधिकतर मल्टीनेशनल कंपनी देखो, अगर एशिया की मल्टीनेशनल कंपनी देखो तो 1000 में से आपको समझ लो 80% जो कंपनीज हैं वो सिर्फ ये 3-4 देशों की है। 3 देशों की है, जापान, कोरिया और ताइवान की। और सब की सब ये कंपनियां अपनी भाषा में काम कर रही हैं। तो ये लेफ्ट में किसका लोगो है? टोयोटा का। ये वो ये सी, आपको सबके नाम भी पता है, ब्रांड भी पता है, ग्लोबल ब्रांड्स हैं। हमारी कंपनियां अगर देखें या हमारे ब्रांड देखें तो बहुत कम हमारे अपने ब्रांड हैं जो भारत के बाहर चल रहे हैं। लेकिन जो बाकी एशियाई कंपनियां हैं, जो अपनी भाषा में काम कर रही हैं, उनके ग्लोबल ब्रांड्स हैं। और जो टोयोटा का सीईओ जब अमेरिका जाता है तो वो किसी बड़े लो पेड इंटरप्रेटर को ले जाता है जो वो इंटरप्रेट कर देता है। सीईओ को अंग्रेजी नहीं आती है, उनके जो इंटरप्रेटर होते हैं वो कोई सेक्रेटरी होते हैं, उनको अंग्रेजी आती है। तो जो ऊपर के लोग हैं उनको अंग्रेजी नहीं आएगी, किसी जूनियर को अंग्रेजी आ जाएगी। सैमसंग का नाम आपने सुना ही है, सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हो गई है वो। और सैमसंग का जो कोरिया में काम हो रहा है, उनके इंजीनियर काम है, वो सब कोरियन भाषा में कर रहे हैं। उनका जो सीईओ है उसने एमबीए भी कोरियन भाषा में किया हुआ है और वो इतना मल्टीनेशनल ब्रांड है। जब सैमसंग कंपनी थाईलैंड में जाती है तो वो कौन सी भाषा में काम करती है? जब सैमसंग कंपनी थाईलैंड में जाती है तो वो थाई भाषा में काम करती है। उनकी खुद मूल भाषा कोरियन है, थाईलैंड में वो थाई भाषा का प्रयोग करती है, जापान में जाके वो जापानी भाषा का प्रयोग करती है। जब वो भारत में आती है तो कौन सी भाषा का प्रयोग करती है? इंग्लिश। तो ये सैमसंग की परेशानी है या भारत की परेशानी है? ये गलती सैमसंग की तो नहीं है, सैमसंग तो हर जगह लोकलाइज कर रही है। लोग सोचते हैं ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंग्लिश, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंग्लिश नहीं है। हर ग्लोबल कंपनी जानती है कि किसी भी मार्केट में जाने के लिए, कि कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उसको उस भाषा, उस देश की, उस क्षेत्र की भाषा में लोकलाइज करना है। और उसी क्षेत्र की, देश की भाषा के लोग ही वो हायर करते हैं और वो वही भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्योंकि भारत में हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है, भारत में व्यवस्था हमने ऐसी बना ली है कि जब वो भारत में हायर करते हैं तब वो कहते हैं कि आपकी अंग्रेजी में इंटरव्यू होगी, हाँ अंग्रेजी में साक्षात्कार होगा। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं है। तो सबसे बड़ा भ्रम तो यही है कि हमारा भ्रम है कि अंग्रेजी के कारण दुनिया चल रही है, अंग्रेजी से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, अंग्रेजी से टेक्नोलॉजी हो रही है, अंग्रेजी से विकास हो रहा है। ये सब के सब मिथ्या है, ये सच नहीं है। इसमें सब देश अपनी भाषा को लेकर हमसे कहीं आगे पहुंच गए हैं। अगर आप चाइना में जाओगे तो चाइना में
हर हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है। सब स्मार्टफोन वो चाइनीज भाषा में चल रहे हैं। मैं एप्पल के शोरूम में वहाँ गया तो एप्पल के शोरूम में किसी को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, सबके सब फ़ोन उनके चीनी भाषा, सब प्रोग्राम, सब मैनुअल्स फ़ोन के सब चीनी भाषा में थे। और वहाँ पे बीजिंग के अंदर उनका कैपिटल है, उसमें मैं बहुत बड़े रेस्टोरेंट में गया, बड़ा नामी रेस्टोरेंट था, तो मैंने सोचा कि यहाँ कोई अंग्रेजी बात बोलने वाला मिल जाएगा, लेकिन वेटर से लेकर टॉप मैनेजर तक एक भी शब्द उनको अंग्रेजी का नहीं आता था। लेकिन वेटर्स के पास स्मार्टफोन्स थे, तो हम कुछ ऑर्डर करना चाहते थे तो हमें फ़ोन पकड़ा देते थे, कहते थे अंग्रेजी में टाइप करो, हम अंग्रेजी में टाइप करते थे, वो बटन दबाते थे, उनको चीनी में आ जाता था, तो वो हमारा ऑर्डर ले जाते थे। तो इस प्रकार से चल रहा है। और अगर आप आगे देखेंगे, ये जो ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाएगी कि आप 10 साल में जाकर आप जापान में अपने फ़ोन में भोजपुरी बोलेंगे तो उनको जापानी सुनेगी, और वो अगर जापानी बोलेंगे तो आपके कान में भोजपुरी सुनेगी। तो अंग्रेजी का कहाँ इसमें सवाल रह गया, है ना? ना आपको पर्यटन के लिए आवश्यकता होगी और ना आपको विज्ञान के लिए आवश्यकता होगी, केवल हमको अपना भ्रम दूर करने की आवश्यकता है। उससे क्या होगा कि भारत का विकास बहुत जल्दी होगा। तो एक सवाल और करता है, आपके भी मन में आ रहा होगा, लेकिन क्योंकि मैं कई बार ये टॉक दे चुका हूँ तो मैंने कुछ सवालों को एंटिसिपेट कर लिया है, क्योंकि बहुत बच्चों ने पूछा है कि भी भारत में तो इतनी भाषाएं हैं, उसका क्या समाधान है? जो आप देशों का उदाहरण दे रहे हो उसमें तो केवल एक भाषा है। वैसे नहीं है। जैसे आप कनाडा में जाओगे तो द्विभाषी है, वहाँ फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों चलती हैं, और आपको सब मैनुअल्स, आप सरकार आपसे कोई सॉफ्टवेयर नहीं खरीदेगी या कोई भी आप वेबसाइट बनाओगे तो वो फ्रेंच भाषा में भी होना आवश्यक है और अंग्रेजी भाषा में भी होना आवश्यक है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी सब देशों में एक ही भाषा चल रही है। स्विट्जरलैंड में जैसे 3 भाषाएं चलती हैं। तो जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपीय संघ है, उसमें 24 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 24 ऑफिशियल भाषाएं हैं। अच्छा, पूरे यूरोप की जनसंख्या इन कंपैरिजन टू इंडिया कितनी है? पूरे यूरोप की जनसंख्या कितनी है? आइडिया? कितने करोड़ लोग हैं पूरे यूरोप में? पूरे यूरोप में केवल 75 करोड़ लोग हैं, और भारत में तो यानी कि भारत यूरोप से 1.5 गुना बड़ा है। भारत पूरे के पूरे यूरोप महाद्वीप कॉन्टिनेंट से 1.5 गुना बड़ा है। तो हम जब भारत के लिए कोई भाषा का सुझाव सोचते हैं तो हमको कॉन्टिनेंटल स्तर पर सोचना होगा, क्योंकि भारत एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है, दोनों। तो आपको उस स्तर पर सोचना होगा, और उस स्तर पर सोचोगे तो मैंने ये पुस्तक लिखी है अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल, और इसमें मैंने नीतिगत सुझाव भी दिए हैं। सरकार से भी बात कर रहा हूँ, मोदी जी से भी मिला, उनको भी पुस्तक दी। तो उसमें ये सुझाव है कि भारत यूरोपीय संघ का मॉडल बनाए। यूरोपीय संघ में हर देश अपनी अपनी भाषा में पढ़ता है, आगे तक पढ़ता है, और जो केंद्र सरकार है, यूरोपियन यूनियन की सरकार है, वो सभी की सभी भाषाओं को सपोर्ट करती है। तो आप यहाँ पे देखें, उनकी अगर वेबसाइट पर जाएंगे तो सभी भाषाएं पाएंगे, और उसमें आप कोई भी भाषा चुन सकते हो, तो आपको उस वेबसाइट उस भाषा में मिल जाएगी। अगर आप यूरोपियन यूनियन से पत्र व्यवहार करेंगे, ईमेल करेंगे, तो आप 24 की 24 भाषाओं में कर सकते हो। यूरोपियन यूनियन को फ़ोन करेंगे तो फ़ोन लाइन पे आ जाएगा अपनी लैंग्वेज, चूज़ योर लैंग्वेज, और उसके बाद आप जिस भी भाषा में उनसे बात करना चाहो तो आप बात कर सकते हो। तो ये व्यवस्था में कोई परेशानी नहीं है, भारत सरकार भी ऐसी व्यवस्था बना सकती है ताकि सब लोग जो भारतीय लोग हैं अपनी भाषा में सरकार से जुड़ पाए। ये नहीं कि आपको अंग्रेजी सीखनी है या केवल हिंदी सीखनी है अपना काम करने के लिए। अच्छा, तो एक मान सर ने मुझे बोला जब मैं आ रहा था कि आप ये टॉक देने वाले हो हमारे बच्चों को, लेकिन उनकी समस्या है कि ये व्यवस्था तो जो है उसी में ही है। अब वो ये बच्चे तो उसको एक दिन में बदल नहीं सकते, उनको तो इसी व्यवस्था से जूझना है जो ये व्यवस्था बनी हुई है ना। लेकिन उसकी 2 बातें, एक तो मान के चलो कि आप बदल सकते हो। मैं भी यही मान के चल रहा हूँ कि हम बदल सकते हैं, क्योंकि हमने अगर संकल्प कर लिया बदलने का, तो हम इस कमरे में भी अगर सब लोग संकल्प कर लेंगे बदलने का, तो ये बदलाव भारत में आ सकता है, क्योंकि हमारे में इतनी शक्ति है, हर व्यक्ति में इतनी शक्ति है कि अपने संकल्प से वो बदलाव ला सकता है।
तो एक तो बात ये, लेकिन फिर भी जो जो प्रैक्टिकल बात है वो ये भी है कि अभी हमको एग्ज़ाम पास करना है, हमको कैट का एग्ज़ाम देना है, हमको मेडिकल का एग्ज़ाम देना है, हमको जीआरई का एग्ज़ाम देना है, उसमें वो वोकैबुलरी टेस्ट करेंगे। तो मैं कानपुर में जब ये वक्तव्य दे रहा था तो वहाँ पे मेरे पास एक लड़का आया और उसने कहा जी मैंने ये पुस्तक बनाई है वोकैब मैड इजी, मेड नहीं मैड, उसने जानबूझ के ये बनाया। और उस पुस्तक में उसने बहुत मजेदार किया, उसने सारे जो ये कठिन शब्द हैं आईएएस में आते हैं, कैट में आते हैं, जीआरई में आते हैं, सब एग्जामों में आते हैं, उन कठिन शब्दों को उसने अंग्रेजी का में मतलब समझाया और उनको हिंदी में कैसे याद करें उन शब्दों को, वो भी उसने बनाया। तो आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे कि ये शब्द है डेसिडुअस। कितने लोग जानते हैं डेसिडुअस का मतलब? कुछ लोग जानते हैं। तो डेसिडुअस एक पेड़ होता है जिसके पत्ते झड़ जाते हैं, उसको डेसिडुअस पेड़ बोलते हैं। तो उसने उसका अर्थ समझाया, लेकिन उसके बाद फिर उसने कोई ट्रिक्स भी बनाई कि उसने कहा डेसिडुअस को याद करो, देसी हो या यूएस, पत्ते तो झड़ेंगे ही है ना। तो इस तरह से उसने जो सारे कठिन शब्द है, उससे क्या होता है कि कुछ मजाकिया मतलब है, कुछ और है, उससे क्या है कि वो स्मरण में रह जाते हैं, फिर वो शब्द आपको पढ़ने में टेस्ट में आएगा तो वो आपके स्मरण में आ जाएगा। तो मुझे अच्छा लगा ये बच्चे का काम। बच्चा क्या ऑथर है, बहुत अच्छे माने ऑथर है, काफ़ी IITs में उन्होंने टॉक भी दी हुई है। तो ये पुस्तक अलग अलग हर शब्द का उन्होंने ऐसे डेसिमेट का मतलब क्या है उसका उन्होंने हिंदी में करके दिया हुआ है, ताकि आपको अभी भी जो परेशानियां हैं उससे थोड़ी सी आपको मदद मिले। तो ये 2-3 बातें आप ध्यान में रखिए। एक बात तो ये रखिए कि आपको अंग्रेजी अच्छी आए या ना आए, ये आप जान लीजिए कि अंग्रेजी और ज्ञान का कोई लेना देना नहीं। आप किसी भी भाषा में, आप चाहे डॉक्टर बन रहे हो, और चाहे आप नर्स बन रहे हो, चाहे कोई भी बन रहे हो, आप बहुत अच्छे बन सकते हो। भाषा तो एक केवल माध्यम है किसी चीज़ को पहुंचने का। तो कभी भी आपकी अंग्रेजी ना अच्छी हो तो ये ना सोचो कि आप किसी से कम हो क्योंकि आपकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है कि वो और बोलता है। अंग्रेजियत जो भारत में छाई हुई है वो एक गुलामी का प्रतीक है, और कोई बहुत आप पे अंग्रेजी मार रहा हो तो ये सोचो कि हाँ ये ज़्यादा फंसा हुआ है उसमें, तो कोई बात नहीं, उनसे थोड़ी सी सहानुभूति रखो कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, निकल जाएंगे, वो भी निकल जाएंगे, जैसे आपको पता लग रहा है वो भी निकल जाएंगे। ठीक है। तो दूसरी बात कि अंग्रेजी सीखने में कोई बुरी बात नहीं है, अंग्रेजी सीखना अच्छी चीज़ है, हा? मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि अंग्रेजी ना सीखिए, अंग्रेजी आप सीखिए, खूब सीखिए, अच्छी तरह से सीखिए, अंग्रेजी को भाषा की तरह सीखिए। अंग्रेजी में बहुत रिसर्च छप रही है और चीज़ें छप रही हैं, आप अंग्रेजी पढ़िए, आप अंग्रेजी सीखिए। मुझे अंग्रेजी से बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ आपत्ति इससे है कि अगर हम अंग्रेजी को अपने सिर के ऊपर बिठा लें, वो परेशानी है। जब अंग्रेजी को हम माध्यम बना लेते हैं तब उससे परेशानी आती है। अंग्रेजी को जब हम भाषा बनाते हैं और उस भाषा से हम ज्ञान लेते हैं, सीखते हैं, और देशों में जाते हैं, वो तो अच्छी चीज़ है, उसमें तो किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। बल्कि अंग्रेजी ही क्यों, आप चीनी भाषा सीखिए, अंग्रेजी से क्या मुकाबला अगले कुछ सालों में चीनी भाषा करने वाली है, जापानी भाषा करने वाली है। और अगर हमारी व्यवस्था बदल गई तो दुनिया में सब लोग हिंदी भाषा और हमारी भाषा भी सीखने आएंगे। लेकिन अगर हमारे पे हमें स्वयं ही गौरव नहीं है अपनी भाषा का, अपनी भाषा को स्वयं ही आगे नहीं लेके जाएंगे तो और कौन सीखने वाला बनेगा। तो पहली बात तो अपना आत्मसम्मान कभी भी भाषा के कारण ना खोना। आप हरियाणवी बोलिए, आप हिंदी बोलिए, आप कॉन्फिडेंस से बोलिए ये मेरी भाषा है, तुमको नहीं समझ आ रही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर तुम्हारे को अंग्रेजी झाड़ने की जरूरत है तो ठीक है आप कर लो, लेकिन उससे मेरे में कुछ हीनता की भावना है वो आप कभी भी ना सोचना कि आप वो नीचे हो गए क्योंकि आपकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है।